पिछली क्लास में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल और उसको कैसे उसका आलेख निरूपित करते हैं उसको समझा था, ठीक है। और अभी देखो कुछ समीकरण जैसे दिए हुए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उनके आलेख को कैसे मान लो कोई आलेख दिया हुआ है और वो किस समीकरण का आलेख है वो पहचानना हम देखेंगे कि कैसे पता करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसका हम आलेख कैसे खींच सकते हैं, ठीक है। तो हल निकालते हैं, कम से कम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, 2 बिंदु, और उन दोनों को निरूपित कर दिया और उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक सीधी रेखा खींच दीजिए, वही उस समीकरण का आलेख होता है। और उस रेखा पर आने वाले सभी बिंदु इस समीकरण का हल होंगे। इतना आपने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके आगे जैसे इसमें ये प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ये जो आलेख आपको दिख रहा है इस तस्वीर में, ये इसमें से किस समीकरण का आलेख है ये आपको पहचानना है। मतलब पहले ये आलेख देखना है और ये इसमें से किसका हल है वो पहचानना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये आलेख देखो, कौन सी रेखा की बात हो रही है, इस रेखा की बात हो रही है। तो इस रेखा पर कोई भी कम से कम 2 बिंदु, ठीक है, कम से कम 2 बिंदु, इसमें से जिस भी समीकरण को संतुष्ट करेगा वो क्या होगा, उसका हल होगा, ठीक है। कम से कम, अगर आप जानते हो कि अगर कोई भी बिंदु किसी समीकरण का हल है तो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करने का मतलब क्या था, उस बिंदु के x और y संबंधित मान को निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक का जो मान होता है वही इसमें रखने पर इस बाईं तरफ जो लिखा हुआ है उसका मान और दाहिनी तरफ जो लिखा हुआ है उसका मान दोनों बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पर कोई भी कम से कम 2 बिंदु लेना है, उससे अधिक की जांच कर सकते हो, उससे कम नहीं। अगर 2 बिंदु एक किसी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो इस रेखा पर पड़ा हुआ तीसरा बिंदु भी उसको समीकरण को संतुष्ट करेगा ही करेगा। तो कोई 2 बिंदु ले लेते हैं। जैसे देखो ये एक बिंदु ले लिया 0,0, ये भी दिखाया हुआ है, मतलब इस पर एक बिंदु है, और एक बिंदु ये ले लिया 1,2, ठीक है। अब इसमें से रख के देखेंगे सब में, तो चलो ये ले लिया 1,2 और 0,0, और पहले करके देखेंगे। तो सबसे इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें x + y = 0 है। यहाँ पर लिखेंगे कि लिखेंगे समीकरण में बिंदु 1,2 रखने पर x + y = 1 + 2 बराबर कितना आ जा रहा है, 3। ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा भी लिख सकते हो LHS, और 3 आ गया। और हमारा राइट हैंड साइड क्या था, 0 था, इधर क्या था, बाईं तरफ 0 था। तो इसीलिए ये 3 0 के बराबर नहीं है, यानी कि बिंदु 1,2 पहला समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये तो गया। दूसरे समीकरण में चेक करेंगे, रख कर संतुष्ट करना चाहिए। दूसरा समीकरण है y = 2x, ठीक है। अब इसमें 1,2 रखने पर देखो y = 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, LHS बराबर 1 हो गया, और RHS बराबर क्या है, 2x बराबर नहीं, गलत कर दिया ना, फिर से देखो। दूसरा ये है, अब इसमें देखो 1,2 रखने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LHS बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y बराबर, y की जगह पे बिंदु में y कौन सा है, 2, तो LHS तो 2 हो गया। राइट हैंड साइड बराबर क्या है, 2x। अब x का मान इस बिंदु में क्या है, 1, तो 2 × 1 बराबर 2, यानी कि LHS बराबर RHS। तो ये समीकरण तो संतुष्ट हो गया। लेकिन सिर्फ एक समीकरण के संतुष्ट होने से नहीं होता है, कम से कम 2 बिंदु, मतलब सिर्फ एक ही बिंदु के रखने से नहीं होगा, क्योंकि एक बिंदु से पास होता हुआ तो एक से अधिक कई सारी लाइन से हो सकती है ना। सिर्फ एक बिंदु को जब हमने चेक किया,
इस बिंदु को चेक किया, मतलब ये बिंदु से ये संतुष्ट हो रहा है। लेकिन इस बिंदु से पास होने वाली यही लाइन है, इसका क्या गारंटी है? क्योंकि किसी एक बिंदु से जाने वाली तो एक से अधिक बहुत सारी अनंत लाइनें हो सकती हैं, रेखाएं हो सकती हैं। तो इसी रेखा के दूसरे बिंदु को भी चेक करेंगे, कम से कम 2 चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला हमने चेक कर लिया 1,2 से ये संतुष्ट हो रहा है, तो इसी पर दूसरा भी चेक करेंगे। दूसरा बिंदु हमने क्या लिया 0,0, तो 0,0 भी चेक करेंगे। समीकरण क्या है? y बराबर 2x। तो इसमें लेफ्ट 0,0 रखने पर क्या होगा? LHS बराबर y बराबर y का मान 0 है, RHS बराबर 2x बराबर 2 गुना 0 बराबर 0। यानी कि इस स्थिति में भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, मतलब ये बिंदु भी संतुष्ट है। तो 2 बिंदु जैसे ही संतुष्ट होगा, किसी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब वो दोनों बिंदु इसके हल है। और किसी 2 बिंदु से जाने वाली रेखा यूनिक हो सकती है। तो इसका तीसरी जो बिंदु है ना, वो जाहिर ऑटोमेटिकली करेगा ही, इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं। तो देखने के लिए आप देख सकते हो, अगर इसी में -1, -2 रखो y बराबर 2x में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में y के बाद जगह पे -2, ठीक। और राइट हैंड साइड में क्या है? 2x है, यानी कि 2 गुना -1 बराबर -2। देखो -2 आ रहा है ना, वो तीसरा संतुष्ट करेगा ही करेगा। इसलिए हम 2 चेक करेंगे, उससे जो आएगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि उससे जाने वाली रेखा, किसी भी 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा एक ही हो सकती है, और इस रेखा पर अब जितने भी बिंदु हैं वो सभी इसी समीकरण के क्या होंगे? हल होंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। उसी तरह से अगला सवाल भी ऐसे ही करेंगे। ये देखो, हाँ देख लो क्या है, x+4। इसमें भी देखो समीकरण दिया हुआ है और ये रेखा दी हुई है। पता करना है आपको कि ये वाली रेखा जो है, इसमें से किस समीकरण के हल का आलेख है। तो इस पर भी कोई 2 बिंदु ले लो, 1 ले लिया, 2 ले लिया, इन दोनों को चेक करेंगे। तीसरा बिंदु ऑटोमेटिक, अगर मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी 2 बिंदु लेकर हम रेखा खींचते थे ना, 2 हल निकालते थे, उनको बिंदु खींचकर और उसके बाद उससे रेखा खींच देंगे, उस पर जितनी भी रेखाएं होंगी वो सभी इस समीकरण का हल होगा। जैसे ये दोनों जिस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इस लाइन पर जितनी भी रेखाएं होंगे उस समीकरण को संतुष्ट करेंगी ही करेंगी। कम से कम 2 को चेक करना है। 1,6 करके चेक करेंगे। पहला में रख के देखेंगे, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 6। तो यहाँ देखो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 6 रखेंगे, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। ये तो 0 है, होगा नहीं। यहाँ पे देखो y की जगह पे 6 रखेंगे और x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 6 बराबर 2, ये भी नहीं होगा। ऐसे देख लो ना, पहला देखो 1,6 से चेक कर रहे हैं, ठीक। तो x और प्लस y है, x प्लस y क्या हो जाएगा? 1, x क्या है? 1 + y 6 बराबर 7। लेकिन इधर क्या था? 0, तो ये 0 के बराबर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो गया। दूसरा देख लो, y बराबर 2x है, इसमें भी 1,6 रखो, ये 6 बराबर 2 गुना 1, तो 6 बराबर 2, ऐसा होगा क्या? ये बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा देख लो, तीसरे में रखो y बराबर 2x + 4। इसमें देखो LHS में रखा y की जगह पे क्या रखेंगे? 6 बराबर 2 गुना x की जगह पे क्या रखेंगे? 1 + 2 गुना 1 + 4। अब देखो 4 2, ये हो जाएगा 6 बराबर 2 एकम 2 + 4, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 6। ये सही है, ये एक समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यानी कि तीसरा वाला जो है समीकरण में एक बिंदु संतुष्ट हो रहा है। तो इसी में दूसरा भी चेक करेंगे, 2 बिंदु कम से कम संतुष्ट होना है। तो 0,4 भी रखेंगे इसी में, तो 0,4 रख दीजिए आप। 4 रख दिया y की जगह पे, बराबर 2 गुना 0 + 4, इधर भी 4 बराबर 4, यानी कि LHS बराबर RHS हो रहा है। तो LHS बराबर RHS, तो ये भी समीकरण को संतुष्ट, इसीलिए ये हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाएगा। और हमने क्या कहा कि अगर 2 बिंदु संतुष्ट कराए तो उस रेखा के सभी बिंदु में उसको संतुष्ट करेंगे ही करेंगे। -2,0 भी रख के चेक कर सकते हो कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो y की जगह पे 0 बराबर 2 गुना -2 + 4, और 2 गुना -2 हो जाएगा -4 बराबर -4 + 4, तो -4 + 4 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया। तो ये भी कर ही रहा है, ठीक है, वो करेगा ही। इस रेखा पर 2 संतुष्ट कराए तो उसी से हमारा पहचान में आ जाएगा कि कौन सा हल हमारा होगा। तो इस तरह से आप समीकरण को पहचान सकते हैं, आलेख को, कि कौन सा आलेख किस समीकरण का हल है। तो ये भी आपने सीख लिया है। अब आप एक्सरसाइज 4.3 जो है वो पूरा कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पूरा का हल निकालिए, और जो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन बताइए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 अच्छा एक्सरसाइज है, उसको अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे,
उसके बाद इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का हल आपको पूरा पूरा निकालना है, पूरा पूरा आप कर सकते हो। हमने समीकरण से उसका आलेख खींचना सीखा और आलेख से समीकरण पहचानना सीखा, और इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो सभी इसमें से आप कर लीजिए। उसके बाद कुछ प्रश्न इसमें भाषा वाले हैं, जिसको भाषा में लिखा हुआ है हिंदी, उसको हम पहले गणित में निरूपित करेंगे कि कैसे समीकरण में बदलेंगे, फिर समीकरण का हल करके उसका समाधान निकालेंगे। तो वो सवाल ठीक है, जब आएगा तो हम सिखाएंगे आपको। पहले इस तरह के जो सवाल हैं वो 4.3 में प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये आप कर सकते हैं, यहाँ तक कीजिए। 6, 7, 8 कोशिश कीजिएगा करने का, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने से ही होगा, थोड़ा सा प्रश्न को सिर्फ समझना है, और नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये हो गया तो आपने पढ़ लिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि भाषा में लिखे रहेंगे, ठीक है, और आपको उसको भाषा को समझकर समीकरण में बदलना है, ठीक है। जैसे देखिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए कि आपको कोई प्रश्न ऐसा रहेगा, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, एक प्रश्न ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसके लिए जितनी ज़रूरत है उतना समझा देता हूँ, फिर उसके आगे आप क्या करेंगे, फिजिक्स में ये चीज़ आएगा कि होता है किसी भी पिंड में लगाए। अभी बल चैप्टर नहीं पढ़ा है ना हमने, गति चैप्टर सिर्फ पढ़ा था, ठीक है। तो बल जब और गति चैप्टर आधा करके छोड़ दिया था, क्योंकि उसके आगे ग्राफ आने वाला था। तो ये ग्राफ पढ़ने के लिए हम रुके हुए थे। ये ग्राफ जब आपने पढ़ लिया है तब इससे वो फिजिक्स का चैप्टर संबंधित है, फिर उसको आगे पढ़ सकते हैं ये जानने के बाद। इसीलिए मैं रुका हुआ था कि ये जानना पहले आपको ज़रूरी था। जब ग्राफ समझ में धीरे धीरे आने लगेगा ना, ये आलेख, तब आप उसको आगे पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या है, आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि समानुपाती। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए। तो लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, कह रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर, देखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि समानुपाती। कि मतलब समानुपाती क्या होता है, मान लीजिए कि पिंड में उत्पन्न त्वरण है y और लगाया गया बल है x। तो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y भी बढ़ना चाहिए, और जैसे जैसे x घटेगा तो x भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो उसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। जैसे जैसे y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, और मान लीजिए कि अगर x कम होगा तो y भी कम होगा। तो इसको क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती, इसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे
इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए एक पिंड है यहाँ पे, इसको आप यहाँ से इधर से धक्का दे रहे हो, तो आप अगर धीरे धीरे बल लगाओगे, हल्का हल्का बल लगाओगे, तो इसकी गति धीरे धीरे रहेगी। जैसे ही आप इसमें बल अधिक तेज़ी से लगाओगे, ज़्यादा ताकत लगाओगे धक्का देने के लिए, वैसे ही इसका स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा होता जाएगा। तो जितना कम जोर से धक्का लगाओगे उतना स्पीड कम रहेगा, और जितना अधिक जोर से धक्का लगाओगे स्पीड उतना अधिक होगा। तो इसमें क्या है कि ये इधर लगाने वाला जो बल है वो और इधर का जो स्पीड है वो दोनों क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती हुआ, समानुपाती हुआ। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इसको कम करेंगे वैसे वैसे ये भी कम होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 2 है तो ये भी 2 ही रहेगा, ठीक है। ये इधर से जो लगाने वाला, ये मान लीजिए 2 मात्रक बल लगाया तो इधर गति 1 मात्रक चल रही है। तो अगर 4 मात्रक इधर लगाएगा, 2 से 4 हो गया, मान लो ये 2 मात्रक बल लगा रहा है तो गति 1 मात्रक है, ठीक। तो इसको बढ़ा के अगर हम दुगना कर देंगे, 4 मात्रक बल लगाएंगे, तो इधर भी गति क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो पहले क्या थी, 1 थी, तो 1 से दुगना होके 2 हो जाएगा। तो ये होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लेकिन जरूरी नहीं कि ये 2 है तो ये भी 2 नहीं, बराबर नहीं है। अनुपात में समानुपाती है। तो जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा या घटेगा। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। तो ये होता है अनुक्रमानुपाती। तो उसके लिए एक समीकरण लिखना है। तो देखिए, समानुपाती का पहले एक तो ऐसे लिखने का तरीका होता है, y अगर बराबर है y और x बराबर है तो ऐसे लिखते हैं y बराबर x। लेकिन अगर समानुपाती है तो उसको लिखते हैं ऐसे, y समानुपाती x या अनुक्रमानुपाती x, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। y है समानुपाती x के। इसका मतलब क्या है कि अगर y मान लो अगर 4 है तो x 2 है। तो y अगर बढ़कर 2 गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 भी बढ़कर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगर ये y घटकर आधा हो जाएगा, मान लो ये 8 से फिर से घट के 1, ये 2 हो गया मान लो, ठीक है। ये 8 जो है उससे घटकर 1/4 हो गया, यानी कि 2 हो गया। घटा ना, इसमें पहले क्या किया था, 2 गुना हुआ था। अगर घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घट के 1/4 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा y तो x भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, घटेगा तो उसी अनुपात में घटेगा भी, ठीक। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? मुझे लगता है कि समझ में आएगा। अगर ये y 4 है तो ये 2 है, अगर ये 2 गुना होगा तो इधर वाला भी 2 गुना हो जाएगा। अगर ये 1/2 हो जाए, 1/4 8 से घट के 2 हो गया, यानी कि 4 से भाग दे दिया, तो इधर भी 1/4 हो जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा और 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं। लेकिन ये क्या है, y और x बराबर नहीं। तो इसको लिखने का तरीका होता है, अगर बराबर में समीकरण के रूप में लिखते हैं तो y बराबर, अनुपाती में तो x था, लेकिन ये 4 था तो ये 2 था, ठीक है। लेकिन ये 8 होता था तो ये 4 होता था। तो उसको संबंध करने के लिए एक आनुपातिक संख्या लिखते हैं, ठीक है। अचर है, ये एक अचर संख्या कुछ यहाँ पे लगा देंगे, y बराबर ऐसा लिखेंगे kx, जहाँ k क्या है, एक अचर है, कोई वास्तविक संख्या होगी। और वो वास्तविक संख्या कौन सी होगी, वो सूटेबल संख्या होगी जिससे इन दोनों का संबंध बराबर हो जाए। जैसे इसमें देखो, 4 रहता है तो ये 2 रहता है, 8 रहता है तो 4 रहता है, मतलब आधा है ना, 4 का आधा 2 है, 8 का आधा 4 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1/2x। तो ये जो 1/2 है यही k है। इसको बोलते हैं समानुपातिक कांस्टेंट। समानुपातिक कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। ये एक वास्तविक संख्या रहेगी, अचर रहेगी, जो कुछ भी हो सकता है, 1/2, 3/4, जो समीकरण के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। जैसे इस केस में जो हमने ये मान बताए हैं 4, 2, 8, 4, इसमें देखो हर केस में यहाँ 4 है तो ये 2 है, यानी कि 1/2 है, आधा है। ये 4 है तो ये 8 है तो ये 4 है, यानी कि इसका आधा है, 1/2 है। ये 2 है तो ये 1 है, यानी कि इसका ये आधा है, 1/2 है। 2 को 1/2 से गुना करो तो 1 हो जाएगा। तो उसी तरह y के हर मान में 1/2 से गुना करो तो x हो जा रहा है। तो ये हम ऑब्जर्व करके ध्यान से देखने पर हमको पता चला, देख के अंदाज़ा लगा के हमने कहा कि y बराबर है 1/2 गुना x, ठीक है। तो समानुपातिक वाला जब समीकरण लिखना हो और ये 1/2 आपको नहीं पता रहेगा, जैसे हमने ये मान दे दिया तो आपको पता चल गया ना कि 4 से 2 आधा है, 8 से 4 आधा है। अब ये कुछ दिया नहीं हो तो उसको हम एक अज्ञात अचर राशि k से व्यक्त कर देते हैं, y बराबर kx, ठीक है। अब ये k का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सवाल वही था
कि आप जानते हैं कि पिंड में लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपाती होते हैं, यानी कि बल को हम मान लीजिए अगर x कहते हैं तो हमारा त्वरण x है, y है और बल x है, तो अनुक्रमानुपाती है। तो इससे संबंधित एक समीकरण लिखिए। तो समीकरण y बराबर kx ऐसा लिख देंगे, बस हो गया। अब कह रहा है कि इस समीकरण को आलेखित कीजिए। तो y बराबर kx जो समीकरण है वो आप कैसे खींच सकते हो? तो उसके लिए क्या करो, आप k का मान तो आपको नहीं पता है, तो आप k का मान कुछ भी अपने अंदाजा से रख लो। समीकरण तो हमें आ गया पता, y बराबर k गुना x, यहाँ ये पूरा लिख देंगे कि k क्या है। k एक अचर है, हो गया। अब इसका आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, k का तो मान हमें पता नहीं, तो अपने मन से हम k का कोई भी मान अंदाजा से ले लेंगे और समीकरण खींचेंगे, ठीक है। तो यदि k बराबर 3 है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, या 2 ले लेते हैं, चलिए k बराबर यदि 2 है, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यह है कि अगर आप k का मान नहीं जानते हैं तो एकदम एग्जैक्ट आप परिशुद्ध आलेख नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आलेख खींच सकते हैं अगर k का हम अपने मन से कुछ मान दे दें। अगर हम k का मान नहीं, कुछ भी नहीं देंगे तो हम इसका सही सही आलेख खींच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं रहेगा तब तक बिंदु पता नहीं चलेगा। कैसा होगा ये बता सकते हैं, किस रूप में होगा वो समीकरण, लेकिन आलेख, लेकिन वो कौन सा आलेख है वो आप नहीं जान सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपनी मर्जी से हम करते हैं, चलिए ठीक है। k का मान हम अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि k का मान 3 है, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, उस स्थिति में समीकरण हो जाएगा y बराबर 3x। अब इसका आलेख खींच सकते हैं। अब इसके लिए 2 बिंदु ले लो, तो इसका 2 हल निकाल लो, y बराबर 0 रख लो, तो इससे संबंधित x क्या हो जाएगा, 0 बराबर 3x, यानी कि इम्प्लाइज दैट x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो एक तो आपका हो गया x बराबर 0 और y बराबर 0, एक बिंदु हो गया 0,0। एक और निकाल लो, ठीक है, एक और निकाल लेंगे। y बराबर 6 ले लेते हैं। अगर y बराबर 6 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर 3x, तो x बराबर 6/3 बराबर 2। तो हमारे पास एक और बिंदु आ गया 2,6। अब देखो हमने 6 ही क्यों लिया था, यहाँ पे अगर मान लो 4 ले लेता तो x बराबर हो जाता 4/3, फिर उस बिंदु को निरूपित करना पड़ता। तो 4/3 निरूपित करने से आसान है, 2,6 निरूपित करना है, आपको निरूपित करना पड़ता 4/3,4, तो उससे आसान है। तो हम 1-2 पॉइंट लेकर के देख लेंगे कि कौन सा पॉइंट लेने से हमारा आसान वाला बिंदु आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आलेख खींचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास 2 बिंदु आ गया 0,0 और 4,6, ठीक है। क्या क्या बिंदु आ गया, 0,0 और 2,6। अब इससे एक आलेख खींच दो, मान लेते हैं ये हो गया और ये हो गया, ठीक। 0,0 तो आपको मालूम है कि कहाँ पे, ये है 0,0, 1 2 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाएगा, यहाँ पे कोई बिंदु 2,6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2,6 और ये है हमारा 0,0, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो ये जो रेखा होगी यही आपकी इस y बराबर 3x का, ये एक्चुअल में है y बराबर 3x का आलेख, ठीक है। अब y बराबर kx है, तो यही वाला आलेख तभी होगा जब k का मान 3 है, लेकिन इसी टाइप का होगा, ठीक है, इसी टाइप का होगा y बराबर kx का, मतलब यहाँ से पास करता हुआ होगा, लेकिन ये थोड़ा k का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे ये रेखा थोड़ा ऐसा हो सकता है, कभी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, कभी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, लेकिन इस मूल बिंदु से पास करती हुई कोई भी रेखा होगी। जैसे जैसे k का मान बदलेगा वैसे वैसे रेखा बदलती जाएगी। तो y बराबर kx का परिशुद्ध आलेख हम नहीं खींच सकते हैं अंदर, लेकिन अगर k बराबर 3 ले लिया तो ऐसा वाला आलेख होगा, तो इसी टाइप का होगा k का मान बदलने से। तो ऐसे आप करके इसको हल कर सकते हैं। k का मान हम कुछ ले लिया और ऐसा बना दिया, तो इस टाइप की ही होगी वो रेखा भी, उसका आलेख भी ऐसा ही होगा, लेकिन
यही आलेख जो उजले रंग से दिखाया गया है ये तब होगा जब k का मान 3 है। लेकिन इससे आपको क्या समझ में आता है कि y बराबर kx इस टाइप का कोई भी समीकरण रहेगा, ठीक है, तो y बराबर kx टाइप का कोई भी समीकरण रहेगा, समीकरण का आलेख, तो उसका आलेख जो है वो एक रेखा होगी जो कि सदैव मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसको आप इसी जहाँ पे ये लिख रहे हैं उसी के नीचे में आप नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? y बराबर kx के रूप में किसी भी समीकरण का आलेख एक रेखा होती है जो सदैव मूल बिंदु से होकर गुजरती है। एक रेखा होती है जो सदैव मूल बिंदु से होकर गुजरती है, लिख लेंगे, ठीक है। देखिए y बराबर के एक्स का हमने यहाँ पे ग्राफ खींचा था, k का मान हमने 3 रख लिया। k का मान जैसे जैसे बदलेगा ये मान बदलता रहेगा, लेकिन ये जाएगा यहीं से, मूल बिंदु से ही गुजरेगी हमेशा। जैसे इसके लिए सफ़ेद वाली थी, ब्लू वाली कोई भी रेखा हो सकती है, और भी यहाँ पे अनंत रेखा हो सकती है जो सदैव मूल बिंदु से गुजरेगी। ये आप याद भी रखेंगे कि y बराबर के एक्स या x बराबर के वाई इस टाइप का कोई भी समीकरण होगा तो उसका जो आलेख होगा वो सदैव मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, और उसका ढलान कुछ भी बदल सकता है k के मान के आधार पर, ठीक है, लेकिन मूल बिंदु से अवश्य गुजरेगा, ठीक है। तो ये आप याद भी रखेंगे। ये हमने एक चीज़ समझा दिया। तो इस तरह के प्रश्न भी होते हैं, तो अगर आप कोशिश कीजिएगा करने का, नहीं होगा तो हम तो बताने के लिए है ही, ठीक। और अब क्लास कल और परसों, अब सीधे सोमवार को क्लास होने वाली है, ठीक है, क्योंकि कल और परसों मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। तो ठीक है, इतना पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।